Progress. तो अभी तक जितनी अपनी डिस्कशन हुई है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास मेल गैमेट फॉर्म होके आ रहा है, लेकिन उसके एक्टिवेशन के लिए कुछ प्रोसेस बाकी है। क्लियर? तो फुल्ली एक्टिव नहीं। तो एक प्रोसेस कैपेसिटेशन रिएक्शंस होता है, या किस तरीके से स्पर्म को प्रिपेयर होना है फॉर द फर्टिलाइजेशन, वो प्रोसेस चलेगा। और स्टिल यू नो कि अभी सेकेंडरी oocyte जो बना है उसका तो डिवीजन ही कंप्लीट नहीं है, वो तो अभी मियोसिस ही कर रहा है, की तो दूर की बात। क्लियर? तो अभी पता है तुम्हें फर्टिलाइजेशन के पहले दोनों ही गैमेट के प्रिपरेशन में कुछ स्टेप्स बाकी हैं। और इन स्टेप्स की लोकेशन क्या होगी, दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्टेप्स के प्रोसेस क्या है एंड लोकेशन क्या है, क्योंकि ये मेल गैमेट का अब जो प्रोसेस होने वाला है ये मेल पर्सन के अंदर या पेरेंट, मेल पेरेंट के अंदर नहीं होने वाला, ये फीमेल के अंदर ये प्रोसेस होगा। क्लियर? उसके बाद वो प्रिपेयर होगा फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड देन पाथवे थ्रू या यूट्रस के थ्रू पहुंचेगा फैलोपियन ट्यूब। ओके। और जब हम उस साइड के बारे में बात करेंगे तो वहां पे पहले तो लेयर्स ध्यान में रखनी है। अब जब वो फॉलिकल से रिलीज हुआ है तो क्या कोई फॉलिकुलर लेयर है, क्या कोई ऐसी सेल्स है, क्या कैसे इन दोनों का अट्रैक्शन होगा। जैसे सपोज पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन था, तो कैसे पिस्टिल ने समझा कि ये उसका पॉलिन है, देन फर्टिलाइज पॉलिन टिप का फॉर्मेशन हो रहा था। उसी तरीके से कुछ तो यहाँ पे भी होगा। क्लियर? तो वो सारे प्रोसेस इन दोनों को समझने के बाद देन डिवीजन आएगा, देन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले फर्टिलाइजेशन कह लो तो फर्टिलाइजेशन के बाद डिवीजन आएगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन में जो सिनगैमी टर्म हम बताते हैं, सिनगैमी इज अ पार्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन इज अ ब्रॉडर, एक समझ लो कि बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आप बात करते हो कि वर्ड फर्टिलाइजेशन, उसमें बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब सिनगैमी, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट सब आ जाता है। तो वर्ड बहुत समझ के यूज करना, कब आप फर्टिलाइजेशन बोल रहे हो, कब आप सिनगैमी बोल रहे हो। स्पेशली ह्यूमन मैमल्स के केस में आपको सिनगैमी वर्ड पकड़ना, तो आपसे फर्टिलाइजेशन नहीं पूछे। सिनगैमी के स्टेप क्या है, सिनगैमी तब होगा जब oocyte अपना डिवीजन कंप्लीट कर लेगा, सेकेंडरी पोलर बॉडी बन जाएगी, और जिसके पास साइटोप्लाज्म ज्यादा रहेगा वो सेकेंडरी oocyte एक कंप्लीट, या डायरेक्ट बोलो कि आप ओवम बन जाएगा, फूटिड बन जाएगा, ओवम बन जाएगा। क्यों? या एग बन जाएगा जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी है। तो ये ब्रॉडर आपके माइंड में रहना चाहिए, उसके स्टेप बाय स्टेप सुन लो ध्यान से। ओके, तो फर्स्ट प्रोसेस हम देख रहे हैं कि स्पर्म जब एंटर कर गया है बाय द मीन ऑफ कॉपुलेशन, तो मेल और फीमेल के बीच में जब इंटरकोर्स होगा और इंसेमिनेशन की प्रोसेस होगी, तो उसके बाद जो स्पर्म एंटर किया है वेजाइनल कैनाल में, उसके सरफेस पे देयर इज सर्टेन मॉलिक्यूल जिसमें उसको बीच के, क्योंकि पूरा डक्टस सिस्टम से स्पर्म आ रहा है, उस बीच के डक्टस सिस्टम में अगर देखो तो सामने क्या है, एक्रोसोम। क्लियर? इसको ऐसे समझो कि कोई मिसाइल है और उसके टिप पे वो हिट करते ही बस्ट कर जाए। तो अभी उस मिसाइल को हिट करने के लिए बीच में एक कवरिंग लगा है, क्योंकि इसीलिए मिलियंस ऑफ द जो स्पर्म आ रहे हैं करोड़ों की संख्या में, उसमें से सब बीच बीच में बस्ट होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके पास क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर रखना पड़ेगा। थोड़ा सा भी इनएक्टिव फॉर्म में रखा गया है, क्योंकि वो उनके प्लेस नहीं है कि वो वहां पे फुल्ली एक्टिव हो जाए। और फुल्ली एक्टिव हो जाएंगे तो खुद का साइटोप्लाज्म तो है नहीं बहुत ज्यादा स्पर्म के पास कि वो मेटाबॉलिक रिएक्शन करके फिर से खाना पीना अपना बनाएगा। वो तो सर्टोली सेल से लेके और चल दिया, अब जो उसके पास सीमेन में न्यूट्रिएंट है उसको भी यूज करके फ्रूट सिस्टम में ट्रेवल करे। इज इट क्लियर? ओके, तो प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्म कैपेसिटेशन। ओके, स्पर्म कैपेसिटेशन रिफर्स टू, अब इसमें देखो फिजियोलॉजी में उसकी चेंज हो रही है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन। स्ट्रक्चरल चेंजेस की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पे, चेंजेस कहाँ हो रहा है, फिजियोलॉजी में चेंज हो। फिजियोलॉजी में चेंज के लिए उसके ऊपर के केमिकल्स हट गए, मतलब जो आपने हेड, नेक और टेल का फॉर्मेशन देखा था वो फॉर्मेशन एज इट इज रहेगा, उसमें अभी कोई मैचुरेशन नहीं होना। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो स्पर्म कैपेसिटेशन रिफर्स टू द फिजियोलॉजिकल चेंजेस, पहला क्वेश्चन तो यही है। स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म एक ही बात है, must undergo in order to have the ability to penetrate and fertilize an egg। क्यों करना जरूरी है? ताकि उसके अंदर वो एबिलिटी आ जाए कि वो पेनेट्रेट कर पाए, वो एक एग मेम्ब्रेन की जो उसके पास अभी कुछ फॉलिकुलर सेल्स हैं, कुछ लेयर्स हैं, उसको पेनेट्रेट करके वो अंदर एंटर कर पाए। कहाँ पे?
सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म। क्लियर? दिस टर्म वाज फर्स्ट पॉइंट इन 1952। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, रसल का नाम याद रखो, कॉलिन रसल। और इस साल साइंटिस्ट नहीं आया है, अगले साल साइंटिस्ट जरूर आएंगे, ये याद रखो, ठीक है? मतलब अब जरूर वाला हम कंडीशन ऐसे नहीं कहते, लेकिन फिर भी एक फैकल्टी, एक टीचर का एक विजन होता है, वो उससे प्रिडिक्ट करता है। अब प्रिडिक्शन मेरा इस साल भी करेक्ट हुआ, एक ही प्रिडिक्शन, दो तीन वैसे ही एक्सेप्शन वाले पेपर बने थे कि ना फिगर आया ना साइंटिस्ट आया, तो ठीक है, नहीं आया नहीं, लेकिन ये बात कई लोग उठाएंगे। जब रिव्यूज देखे जाते हैं तो ये कई लोग फिर उठाते हैं। फिर एक तो है यूट्यूबर पे रिव्यू, एक है पढ़े लिखे रिव्यूवर। पढ़े लिखे रिव्यूवर का डायरेक्ट एनटीए को कॉन्टेक्ट होता है, क्लियर? वो डायरेक्ट एनटीए को बोलते हैं कि क्या आपकी कमी है, क्या आपको एनहेंस करना चाहिए, जिसमें तुम भूल में मत रहना कि नीट का कॉमन कंडक्ट है तो एम्स चुपचाप बैठता हो। एम्स एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो नीट के फेवर में ही नहीं, क्लियर? क्योंकि उसको अपने पास क्रीमी स्टूडेंट चाहिए, उसका अपना एंट्रेंस होता था, वो एंट्रेंस के बाद इंटरव्यू लेता था, देन वो बच्चों को डॉक्टर बनाता। तो अब उनको सरकार ने दबा रखा, ठीक है? तो एम्स ऐसा नहीं है कि शांत बैठेगा, तो वो एटलीस्ट एनटीए को ये अप्रोच तो करेगा कि इस तरीके के लेवल से हम बच्चों को नहीं लेंगे, तो बी प्रिपेयर, लेवल रहेगा थोड़ा टफ। और ये सारी जो चीजें नहीं आई हैं उनके आने के तुम्हारे में चांसेस है अच्छे, और इस साल का भी लेवल अच्छा था, ओके? और दिस इज जस्ट बिकॉज, यही मैं लास्ट ईयर भी बोल रही थी कि जिस तरीके से लास्ट ईयर हवा पेपर एकदम हलवा जैसा आया था ना, उस तरीके के पेपर से एम्स वाले कभी बच्चों को लेंगे ही नहीं, इतना लड़ाई भिड़ाई हो जाएगा इससे। एम्स में बैठे हुए लोगों से है अपना कांटेक्ट, डॉक्टर्स जानते हैं अपन एम्स में, तो क्या रीजन ही नहीं है ये इस तरीके से। वो थोड़ी ना कि कोई पैसा दे के आ रहा है, कोई लीक पेपर लेके आ रहा है, कोई कुछ करके आ रहा है तो उनके यहाँ भर्ती हो जाएगा अपना। वो जब उनके, वो जिस सिस्टम से जुड़े हैं, अगर उसको उनको लूप दिखेंगे तो वो ऑब्वियसली उसका अपोज करेंगे ना। अब अपोज करना भी इस देश में बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो अपोज करने में क्या होगा, एटलीस्ट उनकी एप्लीकेशन को माने, वो अलग तो नहीं हो पाएंगे अभी जब तक महाकाल है अपने इसमें, तो अलग नहीं होंगे, लेकिन ये है कि वो लेवल को करेंगे मेंटेन। उसी चक्कर में इस साल का लेवल लास्ट ईयर से थोड़ा सा अप है, बहुत टफ नहीं था, हवा बना, ठीक है? चलो अब वापस आ जाओ। तो ये साइंटिस्ट लोगों के नाम जरा रिकॉल करते रहा करो टाइम टाइम पे। तो रसल याद रखना है, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, रसल। पूरा याद रहे तो अच्छी बात है, कॉलिन रसल ऑस्टिन। The sperm must need to go through some sort of physiological process in the female reproductive tract location. This is again question. Female reproductive tract में इस ये process होगी sperm capacitation, okay? In order to have the capacity to penetrate the egg. अब एक्चुअली ये प्रोसेस क्यों होना है, क्योंकि ये तुम्हारा है कहाँ पे स्पर्म का मैचुरेशन होता है, एपिडाइडमिस में। स्टोर कहाँ होता है, एपिडाइडमिस में। तो उस ड्यूरेशन में जो उसका मैचुरेशन हो रहा है, वहां पे उसके पास कुछ सरफेस पे ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन्स टाइप के और कुछ केमिकल्स का कोट लगा दिया, ठीक है? ताकि खाना पीना लेके जो निकले हो उसको सेव करके और धीरे धीरे चलते हुए प्रोसेस करो। अगर ये बाहर वाली प्रोसेस तुम्हारी एक्टिव हो गई तो तुम डिजेनरेट हो जाओगे, इतना तुम्हारे पास न्यूट्रिशन नहीं है, ओके बेटा? इजेकुलेशन के टाइम क्या है, यही सारे फैक्टर्स जो है वो उनपे वेजाइनल फ्लूइड से कुछ केमिकल बाइंड करते हैं और वो फाइनली एक बना लेते हैं डीकैपेसिटेशन फैक्टर बने। डीकैपेसिटेशन फैक्टर होगा तो ये वाला जो ब्लैक वाला पोर्शन था उस पर ये बाइंड कर गए। अब इनका क्या काम है, ये केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं, ये उसको रिमूव कर। सिंपल थ्योरी है ये, क्लियर? मतलब स्पर्म, अब इस तरीके से आप ये नहीं समझोगे कि यहाँ पे कुछ निकला हो, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पढ़ा हुआ है हमने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक्सटर्नल सरफेस पे प्रोटीन होता है, इंटरनल सरफेस है, लेकिन रिसेप्टर सिर्फ आउटर सरफेस की तरफ होते हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को फेस कर, क्लियर? उसी तरीके से यहाँ पे क्या सिंगल सेल है, ये पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जा रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे ही कुछ इस तरीके से ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर हैं जो उसको इनएक्टिव करने में हेल्प करते हैं, बच्चा, ठीक है? अब जब पॉपुलेशन होगा, इजैकुलेशन हुआ, इंसेमिनेशन के प्रोसेस से जो सीमेन अंदर आया उसमें सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म रहेगा, उस प्रोसेस में वेजाइनल फ्लूइड से जो केमिकल होंगे वो मिलके डिकैपेसिट, मतलब वो डिकैपेसिटेशन फैक्टर होंगे और वो बाइंड करके
सरफेस से जो भी ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह थे, अभी हम लिखवाएंगे कि क्या क्या है, एंड देन उसका कैपेसिटेशन. ओके, तो डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटेटेड स्पर्म. अब इसके पास आया मोबिलिटी, आएगी हाईली मोबिल. ठीक है, मोबाइल तो पहले भी था, फ्लैजेला था, मोबाइल था, लेकिन अब ये यहाँ से वैसा होगा जैसे देखो, तुम लोगों ने मूवीज वगैरह देखी होगी, एक वो ग्रेनेड रहता है ना, उसकी पिन निकालने के बाद ही फिर देखा है ना, मूवी में ऐसे अटैक करते हुए, चाहे आतंकवादी रहे या आर्मी वाली कोई मूवी देखा हो, तो उसमें एक ग्रेनेड रहता है, उसके ऊपर एक पिन रहता है. जब तक पिन नहीं निकलेगी तब तक तो एक्टिवेट नहीं होगा. तो दिस इज लाइक दैट, कि अब इसका सारा डिकैपेसिटेशन हो गया, तो अब वो एक्टिव है. अब वो कहीं पे भी यूट्राइन वॉल से सर्विक्स वॉल पे कहीं पे भी फ्यूज करता जाएगा, फटता जाएगा. और वो ऐसा नहीं फटेगा कि फीमेल को डैमेज कर, ग्रेनेड नहीं, तो खुद ही डैमेज. क्लियर है? तो फीमेल ट्रैक्ट में क्या हो गया, ये एक्टिव हो गया. नाउ इसका सरफेस ओपन है, अब ये टकराता जाएगा, डैमेज होता रहेगा, और फाइनली वो फैलोपियन ट्यूब तक रेस लगा के पहुंचेगा एंड एक स्पर्म को फ्यूज कर. तो दिख रहा है हमें कि स्पर्म के पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हम इस तरीके से कह रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल कोटिंग और कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स के लेयर है, वहां पे मॉलिक्यूल्स हैं जो उनको इनएक्टिव, एक्टिव है वो, लेकिन वो भी फाइनली एक्टिव के पहले स्टेज में रखा हुआ है. दैट्स व्हाई इट नीडेड कैपेसिटेशन रिएक्शन, और कैपेसिटेशन रिएक्शंस होंगे वेजाइनल और सर्विक्स वाले एरिया में. उस ट्रैक में जब कैपेसिटेशन हो जाएगा, नाउ इट इज फुल्ली एक्टिव, और उसमें उसकी देखो यहाँ पे अब इसका फ्लैजेला का मूवमेंट चला, इट बिकम हायर. रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पर्म इज हायर इन विच कंडीशन, कहाँ पे होगा? इसका डायरेक्ट आंसर है आपके कैपेसिटी ट्रैक. क्लियर है? ठीक है, एपिडाइडमिस के पास होगा ना, वासा डिफरेंस में होगा ना, ही उधर कहीं पे पूरा जो ट्रैवल करके आ रहा है मेल के अंदर, वहां पे इसका मूवमेंट फास्ट नहीं. अब हमें पता है कि देखो इसको रखा क्यों गया था, जो हमने बताया कि एक्रोसोम है टिप पे. ठीक है, टिप पे एक्रोसोम है, मतलब लाइसोज हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स है उसके पास. अगर वो टिप कहीं पे फ्यूज करेगा, लार्ज लाइसोसोम बताया ना कि एक्रोसोम इज मॉडिफाइड लार्ज लाइसोसोम. गोल्जी गोल्जी एपरेटस का मॉडिफिकेशन है, मतलब गोल्जी एपरेटस से सिक्रेटिंग वेसाइकल निकली और वो लाइसोसोम में कन्वर्ट हुई. तो दिस इज दैट कि वो पूरा टिप पे ही क्राउन लेके चल रहा है हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम का. हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम में क्या होगा? प्रोटीन. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए होगा. ठीक है, और तुम्हारा न्यूक्लियस होगा, लाइपेज होगा, ये सारे एंजाइम वहां पे प्रेजेंट है. अब जहां पे भी टकराओ बेटा, हर जगह तो यही बायोमोलिक्यूल, तो टकराया, बायोमोलिक्यूल से रिएक्ट किया, एक्रोसोम बस्ट करेगा, खुद भी स्पर्म भी बस्ट हो जाएगा अगर गलत जगह पे टकराया. क्योंकि जो भी क्वेश्चन है, अब उससे इंटरेक्ट करने के लिए सामने एग के केमिकल है ही नहीं कि वो पहचानेंगे, वहां फ्यूजन तो होगा नहीं, डी जनरेशन ऑफ स्पर्म चलता है. क्लियर है? ठीक है, तो एक्रोसोमल कैप अब ओपन हो गई, नाउ इट इज इन एक्टिव फॉर्म. Sperm cells need to uncover receptors that may recognize the chemical in the female reproductive tract that in turn initiate changes in both motility in the form of hyperactivation. ध्यान रखना है, मोटाइल तो वो पहले सा था, चल के ही आ रहा है. ओके, as well as the morphological changes involved in the acrosomal reaction. जो उसको एक्रोसोम रिएक्शन करने के लिए एक्रोसोम भी करना था, ये क्या हो गया? मॉर्फोलॉजिकल चेंज होना. जो उसका मूवमेंट बढ़ा वो क्या हुआ? फिजियोलॉजिकल चेंज हो गया. लेकिन अब इसको इससे कंफ्यूज नहीं हो रहा ना, उसके पास हेड आया है ना, कुछ यहाँ पे नया नहीं जुड़ा. दैट्स वाई बेसिकली ये क्या है? फिजियोलॉजिकल चेंज. ओके, जो मैंने तुम्हें एक बार क्वेश्चन पूछा था कि फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रोक इस साइड है, यूट्रस के साइड, तो स्पर्म इस तरफ कैसे आया? उसको कोई लहर है वो इधर भेज रही है, तो वो इधर आने के लिए अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा. तो अब ये हाइपर एक्टिव स्पर्म्स, ये अब अपनी जो सेव करके सर्टोली सेल से एनर्जी लिए थे वो प्लस वेजाइनल से जो इनको एनर्जी मिलेगा, थोड़ा न्यूट्रिशन मिलेगा, उससे ये मूव करेंगे. और पूरा इनको फ्लूइड मीडियम ही मिलेगा. यूट्राइन कैविटी में क्लियर, फैलोपियन ट्यूब में फ्लूइड है एवरीवेयर, तो वो फ्लूइड के बीच में फ्लोट कर रहे हैं. लेकिन फैलोपियन ट्यूब में आते टाइम उनको डायरेक्शन अपोजिट, उस अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करने के लिए उनकी हाइपर एक्टिवेशन की नीडेड, एज वेल एज द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन्वॉल्व इन द एक्रोसोमल रिएक्शन. अभी एक्रोसोम रिएक्शन अलग से शॉर्ट नोट्स आता है, ध्यान रखना. ये पूरा प्रोसेस तुम्हारे बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है.
बोर्ड के टेस्ट तो खाली फिजिक्स केमिस्ट्री देना रहता है, तो लोग को हर 2 हफ्ते में कभी फिजिक्स दे लो कभी केमिस्ट्री दे लो, मैम तो कुछ प्लान ही ना कर पाए। कैपेसिटेशन इज अ फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोन। फंक्शनली वो मैच्योर हुआ, उसका मेन काम क्या है, घूमना फिरना थोड़ी ना, जो वो घूम रहा ट्रैक में इधर से, मेन काम क्या है, जाके एग को फ्यूज करना, ठीक है, रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करना। तो हमें ये याद रखना है कि कैपेसिटेशन ही जो है फाइनल फंक्शनैलिटी, फाइनल मैचुरेशन को अचीव कर रहा है। इसके बाद कोई मैचुरेशन नहीं है, अब इंटरेक्शन हो। अब स्पर्म सिर्फ जाके राइट प्लेस पे जब एक एग से फ्यूज करेगा, सेकेंडरी उस साइड से फ्यूज करेगा, तो वहां पे उसका केमिकल इंटरेक्शन हो। अब स्पर्म की एक्टिविटी में कोई चेंज हो, दैट्स व्हाई इट इज फाइनल मैचुरेशन प्रोसेस एंड इट डजंट टेक प्लेस इन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ध्यान रहेगा। Non-mammalian spermatozoa do not require this kind of capacitation steps and are ready to fertilize an oocyte immediately after release from the male. Capacitation has two effects: destabilization of the acrosomal sperm head membrane, which allows it to penetrate the outer layer of the egg, and chemical changes in the tail that allow a greater mobility in the sperm. इसको अपन ने रिलेट किया फिजियोलॉजी से, इसको रिलेट किया फिजियोलॉजी से ज्यादा ये मॉर्फोलॉजिकल चेंज हुआ है, क्योंकि ऊपर से लेयर हटी है। ओके, ऊपर से लेयर यहाँ पे भी हटी है, लेकिन उसका इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ा है, उसमें एक्रोसोम अपने आप में एंजाइम लेके ही पहले से चला है, उसमें कोई चेंज नहीं हुई, जस्ट उसके पहले की लेयर है। Sperm capacitation requires ability to fertilize eggs through this process occurs while migrating through female reproductive tract. Process in sperm inverse, ये बस यहाँ से नोट कर लेना, बाकी सब ऑलरेडी नोट। कोलेस्ट्रॉल का विड्रॉल हुआ, जो कोलेस्ट्रॉल वहां पे सरफेस पे थे उसका विड्रॉल हुआ। सरफेस प्रोटीन रीडिस्ट्रीब्यूटेड। सरफेस प्रोटीन का नाम आए तो हमेशा ध्यान रखना है, देयर इज ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन पढ़ा है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, वही है यहाँ। और सब हटाया ही नहीं जाता है, ये क्वेश्चन है। कैल्शियम इनफ्लक्स, इनफ्लक्स याद है, ठीक है, एंटर कराना, इन कराना, छोटे अमाउंट में है इनफ्लक्स हो जाता है, स्मॉल चेंज इनसाइड हो रहा है या एंटर हो रहा है इनफ्लक्स बोलते हैं, निकलता है तो इनफ्लक्स बोलते हैं। तो कैल्शियम इनफ्लक्स, तो ऑब्वियसली ये कहाँ होगा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से शिफ्ट दिया जा रहा है स्पर्म को कि अब कैल्शियम ले लो, जिससे तुम्हारी मोबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और इस तरीके के फ्लैजेलर मूवमेंट को क्या बोलते थे, विप्लास मूवमेंट, पहले भी बात हुआ है इस पे, सेल्चर फ्लैजेला पढ़ते हैं, याद है, हाँ। कैपेसिटेटेड स्पर्म पेनिट्रेट द कोरोना रेडिएटर, कॉन्टेक्ट द जोना पेल्यूसिडा एंड अंडरगो, ये तो देखते हैं अपन आगे के प्रोसेस। यहाँ तक समझ में आ गया। कोलेस्ट्रॉल विथड्रॉल, सरफेस प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स का विथड्रॉल एंड कैल्शियम इनफ्लक्स। डायरेक्ट पूछा जाएगा विच आयन इज रिस्पॉन्सिबल या नीडेड फॉर द स्पर्म कैपेसिटेशन रिएक्शन। कई सारे आयन रहेंगे, कई सारे आयन कंट्रीब्यूट भी करते हैं, लेकिन प्रायोरिटी आपको किसको रखना है, कैल्शियम। अब देखो यहाँ पे, अब ये दो फ्लैजिला नहीं है, सिंगल फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द मूवमेंट, एक टाइम में यहाँ है एक टाइम में यहाँ, क्यों, दिस इज द मूवमेंट, मूवमेंट को शो किया हुआ है। तो बिफोर कैपेसिटेशन इस इतना ड्यूरेशन था, मतलब एक फ्लैजिला मूव कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक मूव। आफ्टर कैपेसिटेशन उसका डिस्टेंस बढ़ गया है, और जितना वो स्ट्रोक देगा उतना तेज इसको आगे मूव। नो चेंज इन स्पर्म मॉर्फोलॉजी, दैट्स व्हाई फिजियोलॉजिकल चेंज है। ओके, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी में कोई चेंज नहीं हुआ, स्पर्म अपने आप में हेड, नेक और टेल को लेके पहले से डेवलप हो चुका है। मोटिलिटी चेंज, हाइपर एक्टिवेशन हो गया है। सीएमपी, साइक्लिक एमपी याद होगा, एनर्जी के लिए सेकेंडरी मॉलिक्यूल की तरफ बिहेव करता है, ठीक है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, पावर आउटपुट बढ़ गया हो तो नहीं ध्यान रखोगे तो भी चले, इसका नीड नहीं है अभी तो। दैट इज इंटरनल, की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या चेंजेस हुआ जिस वजह से ये सब, ठीक है, तो उसमें सेकेंडरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल वर्क करता है, जो आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड में सेल साइकिल में सीएमपी पढ़ाया है, 1 2 3 4 इस तरीके से पढ़ाया है, वो याद है। नाउ एग ऑफ मैमल्स मतलब सेकेंडरी oocyte, ओवम, पुटी, तीनों अलग अलग स्टेट में है, और
कंफ्यूजन रहता है कि कौन कहाँ क्या बात कर रहा है, तो तुम्हें बस याद रखना है कि कब फ्यूजन के टाइम तुम एग्जैक्टली ओवम वर्ड को ओविड वर्ड को use करो, फिर सेकेंडरी oocyte यूज करना है तो बिफोर मियोसिस सेकेंडरी oocyte बोलते गए, जब तक उसका मियोसिस कंप्लीट नहीं हो रहा है तब तक आप सेकेंडरी oocyte बोलते हो। फिर क्लियर। मैमोलियन एग, यहाँ से लेयर इंपॉर्टेंट है, इस साल भी क्वेश्चन आया हुआ है लेयर। एग्स हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ योग। अब ये योग क्या होता है, इसके लिए लगेगा टाइप्स ऑफ एग की क्लास, जो कि अभी नहीं पूछा जाता है सिलेबस के बाद। तो यहाँ पे तुम पेजेस छोड़ोगे और उसमें तुम लिखोगे टाइप्स ऑफ एग मैम को पढ़ाना है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बियॉन्ड द एनसीईआरटी या बियॉन्ड द, थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे यहाँ पे। इसके अलावा इस लेक्चर में एडिशनल लगेगा जो सारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एग और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जर्माइनल लेयर से कैसे डेवलपमेंट, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 9 मंथ वाला तुम पढ़ोगे ऊपर ऊपर से कि कब हार्ट बना, कब हेयर आएगा, कब लिप्स बनेंगे, ये सब पढ़ना है। लेकिन एक्चुअली में जर्माइनल लेयर, जो 3 जर्माइनल लेयर है, वो कैसे डेवलप हुई है एम्ब्रियो में, किस तरीके से आगे ऑर्गन सिस्टम बना है, उसका भी हम एक क्लास ले लेंगे ताकि इन फ्यूचर तुम्हें वो हेल्प ही करेगा, कुछ नुकसान नहीं। इंटरेस्टेड रहते, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसलिए मजा भी आएगा। तो लेस अमाउंट ऑफ यूक है, सो द एग्स आर ओलिगोलिसिथल, तो ये टाइप्स ऑफ एग में आपको पढ़ना होगा, एंड आइसोलिसिथल और माइक्रोलिसिथल एंड होमोलिसिथल। क्लियर। इसको अभी पूरा ही कट करो, इसमें हम नहीं जा रहे हैं। द एग्स हैज 2 एग मेम्ब्रेन, फर्स्ट जोना पेलिसिडा, मतलब एग के साइड से देखना है, तो बाहर के साइड से कोरोना रेडिएटा आता है, एग के साइड से ओवम के पास जब oocyte रिलीज हुआ है तो उसके पास कौन सी लेयर है, दैट इज जोना पेल्यूसिडा। फॉर्मेशन के टाइम में भी नाम आ चुका है। क्लियर। फॉलिकुलर सेल्स और स्ट्रोमा सेल की तरफ जब बीच में लेयर आई थी तो दैट इज जोना पेल्यूसिडा, वही लेयर अभी भी प्रेजेंट। दिस इज अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन लाइक कवरिंग एंड इट इज अ प्राइमरी मेम्ब्रेन सिक्रीटेड बाय द ओवम oocyte itself। यहीं पे उस क्वेश्चन का आंसर था कि जब स्पर्म एग से फ्यूज करेगा तो उसके लिए रिसेप्टर कहाँ, पहली लेयर बाहर से देखोगे तो दैट इज कोरोना रेडिएटा, जो कि कोई सेल नहीं है, मतलब कोई मेम्ब्रेन नहीं, दैट इज अ ग्रुप ऑफ फॉलिकुलर सेल। ओके, तो एग रिसीव करेगा, इसका मतलब एग के पास कोई मेम्ब्रेन है, तो दिस मेम्ब्रेन इज एक्चुअली नॉट द एग मेम्ब्रेन बट दिस इज सिक्रेटेड बाय द ओवम, ओवम से ही सिक्रीट होके वो बाहर की तरफ बनी थी फॉलिकुलर सेल्स, और उसके बीच में जब साइज का डेवलपमेंट हो रहा था तो यहाँ पे वो रिसेप्टर प्रेजेंट है जो कि एग को रिसीव करेंगे और देन उसके बाद कॉर्टिकल रिएक्शंस होता है। तो आंसर उसका था जोना पेलिसिडा। बच्चों ने हल्ला कर दिया कि एनसीईआरटी के बाहर, और उसमें से 3 बच्चे सॉल्व भी करके आए क्योंकि वो क्लास में सुने होंगे मैम बता रही है कि मेम्ब्रेन के पास ये है, रिसीव करेगा, रिसेप्टर होगा, ये रिएक्शन करेगा। अब अगली लाइन में तुम्हें है यहाँ पे ये है, दिस इज अ लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, ये फॉलिकुलर सेल्स की लेयर है, मतलब इट इज अ टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर। इसके रिसेप्टर पे तो बहुत सारे, इसके सरफेस बहुत सारे रिसेप्टर होंगे। क्लियर है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो बाहर की तरफ जरूर कोरोना रेडिएट है, लेकिन ये अभी ले क्या आ रहा है, ये अभी स्पर्म को अंदर अलाउ किया है। जो एग के पास लेयर है और जिसके पास रिसेप्टर होगा वो होगी जोना पेलिसिडा। This is a layer of follicular cells and these cells are attached to the surface of egg through hyaluronic acid। किसी को याद है हाइलोरोनिक एसिड कहाँ पड़ा है? बायोमोलिक्यूल में पड़ा है। दिस इज अ सेकेंडरी मेम्ब्रेन विच इज सिक्रेटेड बाय द ओवरी। दीज देखो अब ये कहाँ से सिक्रेट हुआ था, ये ओवरी से आई। प्राइमरी मेम्ब्रेन कौन सी है, जोना पेलिसिडा, जो ओवम से या सेकेंडरी oocyte से सिक्रेट हो रही है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। और ये लेयर भी क्योंकि अब ये सब बाहर आ चुका है, ये नहीं कहेंगे कि ये कहीं पे सिलोमिक कैविटी पे बन रहा है या फेलोपियन ट्यूब में, ये ऑलरेडी वो ओवुलेशन वाला जो 14th डे पे सर्च के बाद ओवुलेशन हुआ है उसमें ये सारी लेयर प्रेजेंट। तो बाहर की तरफ जो कोरोना रेडिएट है दैट इज द फॉलिकुलर सेल, क्योंकि वो फॉलिकल से टर्मिनेट हो रहा था तो सेल्स को लेके वो रिलीज हो गए, तो फॉलिकुलर सेल्स हो गई विच इज सिक्रेटेड बाय द ओवरी, ये ओवरी का पार्ट है। दीज एग दीज एग्स डोंट हैव टर्सरी मेम्ब्रेन, और कोई मेम्ब्रेन यहाँ पे नहीं होगी टर्सरी मेम्ब्रेन, वो वहीं पे रह गया है ताकि कार्पस ल्यूटियम बने।
ठीक है, इनके पास वो सब अब कोई लेयर बची नहीं, कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया, ये आगे आ गया। मैमेलियन एग्स आर अप्रोक्सीमेटली 0.1 mm इन साइज, और ये डेटा आपको सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से साइज ऑफ सेल, ह्यूमन एग सेल लिखवाया है, वहां पे भी ये डेटा दिया, दोनों जगह से इम्पोर्टेंट। द मैच्योर फॉलिकल नोन एज ग्रेफियन फॉलिकल, जिसमें ओवुलेशन हुआ, जोना पेलिसिडा सराउंड सेकेंडरी oocyte, जोना पेलिसिडा रिलीज हुआ था, ये सबके पास एक रफ डायग्राम बना होना चाहिए लेयर का। ओके, बाहर से देखें तो कोरोना रेडिएटा सिंपल समझ में आ रहा है, दिस इज द ग्रुप ऑफ सेल, कोई एक सिंगल सेल नहीं है। ओके, ग्रुप ऑफ सेल, फॉलिकुलर सेल्स है, फॉलिकल सेल्स लिखा हुआ है, पूरी लेयर क्या है, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा इज मेड अप ऑफ फॉलिकुलर सेल्स विच डिराइव फ्रॉम द ओवेरियन सेल। ओके, अब अंदर आपको दिख रहा है सीधे यहाँ ये लेवल आएगा ऊपर, अपना ड्रॉ करना, तो जोना पेलिसिडा को ऊपर कर। हम्म, दिस इज लेयर, इसलिए सीक्वेंस लिखा है, दिस इज लेयर, लेयर इज मेड अप ऑफ फॉलिकुलर सेल। तो सेकंड लेवलिंग क्या आ गया, तो लेयर किस चीज की बनी है, लेयर फॉलिकुलर सेल की बनी, क्लियर। नाउ थर्ड इज जोना पेलिसिडा, जोना पेलिसिडा किससे बनी है, ओवम से रिलीज हुई लेयर, एंड हैविंग रिसेप्टर्स, having receptors to receive sperm। ओके बेटा, ठीक है, फिर तो सिंपल सी बात है, जो ना पहले सीधा बाहर की तरफ सिक्रीट हुई थी, अब प्लांट सेल तो है नहीं कि यहाँ पे मिडिल लैमेला सेल वाले, डायरेक्ट क्या आ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म। अब आदत है लोगों की गलतियां करने की, यहाँ कोई न्यूक्लियस होगा क्या, तो जरा सोचो, अब यहाँ पे थोड़ा लॉजिक सोचो, यहाँ कोई न्यूक्लियस होगा क्या, सोचो आकाश, सभी सोचो जरा, क्या न्यूक्लियस होगा, होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, दोनों के आंसर चाहिए। नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा वो भी बता, और जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है, वैसे ही चैप्टर कल खत्म हो जाना चाहिए, अभी आज दिन एक्स्ट्रा जाए। आता है तुम लोगों को, बताओ, बस समझ में आ रहा है, मुझे पता है, बोलो उसको बोलो, विदा होने का टाइम आ जाएगा अभी 6 महीने में, अभी बोलना ही नहीं सीखे। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अगर रहा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, नहीं होगा, हाँ, डिवाइडिंग स्टेट में है, सेल डिवीजन चल रहा है उसका, सेल डिवीजन के बीच में न्यूक्लियस रहता है क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, प्रोफेज की स्टेज है, वो अरेस्ट है मेटाफेज, मेटाफेज में अरेस्ट है, उसके पास सेंट्रियोल नहीं है, वो रो रहा है कि उसको सेंट्रियोल चाहिए, उसको स्पिंडल एपरेटस बनाना है, उसका कंप्लीट हो जाए न्यूक्लियर डिवीजन, सेल डिवीजन ही नहीं कंप्लीट हुआ है, तो वो कैरियोकाइनेसिस के फेज में, तो न्यूक्लियस नहीं होगा, लेकिन जब लेवल किया है तो मतलब इसके अंदर डिवाइडिंग न्यूक्लियस प्रेजेंट, ये आप थोड़ा सा क्लियर कर लेना, डिवाइडिंग न्यूक्लियस अरेस्टेड इन मेटाफेज 2, इसलिए ना फ्यूजन हो सकता है अभी ना, जैसे जस्ट सपोज अब स्पर्म एंटर करेगा, तो स्पर्म ऐसे ही एंटर करेगा ना बेटा, स्पर्म एंटर किया, उसके इस पार्ट से तो अब अपने को कोई काम नहीं है, उसका न्यूक्लियस आ गया और सेंट्रियोल आ गया, अगर यहाँ न्यूक्लियस रहेगा तो वो डायरेक्ट फ्यूज कर जाता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा, न्यूक्लियस रहेगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस रहेगा तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो जाएगा, न्यूक्लियस ही तो फ्यूज होने हैं, ट्वेन बन जाएगा, अभी न्यूक्लियस नहीं है तो पहले सबसे पहले सेंट्रियोल एंटर किया, सेंट्रियोल अपने को डुप्लीकेट करेगा क्योंकि दो पोल बनता है, दो पोल बनेगा, फिर इसके जो डिवीजन है क्रोमोसोम वो सब मेटाफेज इक्वेटर पे अरेंज करेंगे, याद आया कुछ, हाँ, हाँ, पहला है क्या, ठीक है,
क्लियर है? आगे बढ़े तो ये लेवल को थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका भी लेवल ठीक है। तुम लोग को क्लियर हुआ? ईशा केतकी, सैफ, सौंदर्य। सौंदर्य तुम कहाँ रहती हो? क्लास करने आओ ऑफलाइन। श्रावणी, श्वेत, समझ में आया तुम लोग को? रिप्लाई करो बेटा फास्ट। गुड। तो जल्दी जल्दी गेट वेल सून हो जाओ और पढ़ाई लिखाई के ट्रैक पे आओ। वायरल फीवर है, रहो घर में ही रहो बट अच्छे से ध्यान रखो। ओके बेटा, ये क्लियर है? ठीक है। तो कैपेसिटेशन के पहले एक प्रोसेस होगा इंसेमिनेशन। डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है 1 मार्क्स क्वेश्चन में, सब्जेक्टिव में आता है इंसेमिनेशन। देखो, हमेशा जो सीमेन रिलीज हो रहा है दैट इज नॉट द इंसेमिनेशन। अगर वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कहीं रिलीज हो गया तो उसको इंसेमिनेशन नहीं बोलते, दैट इज नॉट द टेक्निकल टर्म फॉर इंसेमिनेशन। इजेकुलेशन जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हुआ है, जब वेजाइनल कैनाल में हुआ है, देन द प्रोसेस इज इंसेमिनेशन। ठीक है, तो इंसेमिनेशन इज रिजल्ट ऑफ पॉपुलेशन रिएक्शन। ओके, क्लियर है? ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये यहाँ का इंपॉर्टेंट पॉइंट, semen containing millions of sperm is deposited in the vagina by a process called insemination. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में भी, और आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन लिखने के लिए आएगा, वहां पर इंसेमिनेशन है। ठीक है, तो इंसेमिनेशन हुआ, उसके बाद कैपेसिटेशन हुआ। व्हाट, ये देखो आप, ये स्ट्रक्चर था। क्लियर? स्पर्म एक्टिवेटेड बाय फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फ्लैजेला, न्यूक्लियस, एक्रोसोम, और ये लेयर आ गई। जोना पेलिसिडा के पहले की सारी लेयर को अपन क्यूमुलेटिव लेयर भी बोल देते हैं। क्यूमुलस लेयर मतलब कोरोना रेडिएटा वगैरह सारी वहां पे प्रेजेंट है। तो जोना पेलिसिडा से इसका एक्रोसोमल टिप इंटरेक्ट कर रहा है। अब ये यहाँ पे बस्टिंग वाला जो फिनोमेना है वो कोरोना रेडिएटा से इंटरेक्ट नहीं करता। इस पर जो इंटरेक्ट कर जाएगा वो खत्म हो जाएगा। तो बीच में से स्पेस देख के जो इस पर आ गया वही जोना पेलिसिडा पहुंचेगा। ओके, इसके पहुंचते ही अब समरी सुनो, इसके पहुंचते ही यहाँ पे कुछ रिएक्शन होगा और यहाँ एग मेम्ब्रेन पे कुछ रिएक्शन, उनको आपको डिफरेंट स्टेप्स में समझ। इंसेमिनेशन, देन एंट्री हो रही है, दैट एंट्री इज इंक्लूडेड इनटू फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के स्टेप होंगे, फर्टिलाइजेशन के अंदर सिंगेमी भी एक स्टेप है। यहाँ पे भी सिंगेमी नहीं होने वाली। नॉर्मल केस में आप बोल दोगे तो चलेगा, लेकिन ह्यूमन के रिप्रोडक्शन में आप बिल्कुल यहाँ पे फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी एक चीज नहीं है। ठीक है? Fusion of spermatozoa with secondary oocyte to form zygote, that broader phenomena is known as fertilization, takes place in ampullary region of fallopian tube. इसमें इवेंट होंगे, ठीक है? तो अराइवल ऑफ स्पर्म फीमेल वेजाइना क्लोज टू सर्विक्स, क्लियर? वहां पे अराइवल हो गया। स्पर्म मूव थ्रू द फ्लैजिलम फ्रॉम वेजाइना टू सर्विक्स, देन यूट्रस, एंड फाइनली रीच टू एम्पलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के एम्पलरी जो सबसे ब्रॉडर रीजन है, जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, वहां पे स्पर्म पहुंच जाएगा। स्पीड ऑफ स्पर्म 1.5 mm to 3 mm per minute in fluid medium. Okay, fluid medium is required for the mobility of sperm, and human body में fluid is everywhere. आप समझते हो, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, और यहाँ तो पूरा पूरा यूट्राइन कैविटी, सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, वेजाइना में खुद का सिक्रीशन नहीं है, लेकिन सर्विक्स से सिक्रीशन आ रहा है, यूट्रस से सिक्रीशन आ रहा है। फ्लूइड है, फ्लूइड है, तभी वहां कैपेसिटेशन का रिएक्शन। ओके, सिंपल फंडामेंटल चलना चाहिए। कोई भी रिएक्शन हो रहा है एंजाइमेटिक कंट्रोल होगा। एंजाइम एक्वस मीडियम में रिएक्ट करते हैं, आप लेबोरेटरी में क्रिस्टल फॉर्म में एंजाइम को रखते हैं। ये सारी चीजें बायोमोलिक्यूल में आपने पढ़ी हुई, काम कुछ रहता नहीं। तो स्पर्म की स्पीड के लिए रिक्वायरमेंट है फ्लूइड मीडियम, ये ध्यान रखना है। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे केमिकल इंटरेक्शन भी होगा और कुछ फिजिकल इंटरेक्शन भी। During fertilization, a sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum या secondary oocyte is more rapid and induces changes in the membrane. यहाँ पे change हो रहा है तो क्या होगा, इसके लिए chemical talk necessary है, chemical reaction needed है, that block the entry of additional sperm, ताकि polyspermy ना,
ठीक है, पॉलीस्पर्मिक कंडीशन ना बन जाए, कई सारे स्पर्म मिल जाएंगे बेचारा, एक किससे किससे फ्यूज करेगा और कितना डिवीजन करेगा, सबके सेंट्रियोल आ जाएंगे, तो समझ लो कि वो डिस्टर्बेंस। हाँ, जाइगोटिक तुम्हारा मोनोजाइगोटिक ट्विंस बन सकता है, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, एक एग से दो स्पर्म अगर फ्यूज कर जाते हैं तो देयर इज चांसेस कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस बने, वो भी एक चांस होता है। और एक एग खुद एम्ब्रियो बनने के बाद फिर डिवाइड कर जाता है, तो भी चांसेस मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो। ओके बेटा, लॉग द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स। तो सबसे पहला जो प्रोसेस केमिकल टॉक का होगा, वो क्या करेगा, जोना पेलिसिडा लेयर जो कि उसकी ओवम, देखो अभी फीमेल गैमेट जो चाहिए फ्यूज करने के लिए वो तो अंदर है, उसने अभी डिवीजन ही नहीं किया, वो बना ही नहीं। तो हमें बाहर की लेयर से एज इट इज डिवीजन करने के लिए, जाइगोट बनाने के लिए ही नहीं, उसको एंट्री करते स्पर्म ने जो कॉर्टिकल रिएक्शन वगैरह किए, तो उससे उसने क्या बना दिया, एक सीमेंटिंग लेयर बना, तो कवरिंग बना। अब उसको नीड नहीं है कि इस पे और इसको एंट्री कर। ओके, बाकी फर्टिलाइजेशन का जो मेन स्टेप है सिंगैमी, वो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ होगा, वो उस मीडियम में होता है। तो जाइगोट अंदर बना, बाहर की लेयर से अब काम नहीं है, सिर्फ बाहर की लेयर को चेंज कर दो, अगर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और काम की होती है, क्लियर, एग और फीमेल गैमेट ऐसे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ऐसे फ्यूज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये काम की है, फिर चाहिए ये लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये काम की नहीं है। ओके, अभी वो न्यूक्लियस जब पूरा डिवाइस करेगा तो उसके किनारे साइटोकाइनेसिस अपने आप होगी, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस होगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगी, और मेल गैमेट वहां पे प्रेजेंट ही है, देन फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस अंदर गया, न्यूक्लियस से क्या, और एग का ही लेयर क्या बन जाएगा, फिर पूरा जाइगोट बन जाएगा। तो सुनो बस ध्यान से, thus it ensures that only one sperm can fertilize an ovum, except zygotic twins वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं हम, जनरल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्पर्म की एंट्री होगी और बाकी स्पर्म के लिए अब वो गेम ओवर हो चुका, इतना दौड़ दौड़ धूप करके आना वो हार चुका, जस्ट लाइक ए रेस, बहुत सारा एनिमेशन बनता है। इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हुआ इसमें, एक्रोसोमल रिएक्शंस हुए, कॉर्टिकल रिएक्शंस होंगे, स्पर्म देन एंट्री करेगा एंड एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस कहाँ पड़ा है, फर्स्ट लेसन, व्हाट इज एम्फीमिक्सिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोला गया यहाँ एम्फीमिक्सिस, बिकॉज इट इज सिंगैमी, यहाँ पे होगा फ्यूजन। इज इट क्लियर, ठीक है। एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या हुआ, आफ्टर ओवुलेशन द सेकेंडरी oocyte reaches the fallopian tube, the capacitated sperm undergo acrosomal reactions and release various chemicals contained in the acrosome, जो लाइसिन्स जो उसके पास हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स थे वो सभी रिलीज हो गए। अब वो जोना पेलिसिडा के लेयर को डाइजेस्ट करे ताकि वो अंदर एंटर करे। इज इट क्लियर, these chemical collectively called sperm lysins। स्पर्म के पास है, लाइसिस ऑफ स्पर्म नहीं करेगा, लाइसिस ऑफ जोना पेलिसिडा करेगा, करेगा, लेकिन कहीं कहीं पे टर्मिनोलॉजी से हमें आंसर नहीं मिलता है। तो हम ये केमिकल को क्या बोल रहे हैं, जो सब एक्रोसोम में प्रेजेंट है। चल तुम लोग ध्यान से सुनो, तो केमिकली जो एक्रोसोम के अंदर है उसी केमिकल को यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है, स्पर्म लाइसिन। हम कलेक्टिवली उन केमिकल को, उन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम को क्या बोल रहे हैं, स्पर्म लाइसिन। स्पर्म की लाइसिस करेगा, स्पर्म की भी मेम्ब्रेन की लाइसिस होगी, लेकिन मेन काम क्या है, जोनो पेलुसिडा की लाइसिस, लाइसिस कम, ठीक है, ताकि वो एंटर करे। तो इसमें क्या प्रेजेंट है आपका, हाइलुरोनिक डाइडेज एक्ट ऑन द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ फॉलिकल सेल्स, जो भी वहां पे अभी लेयर पे फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट होंगी, ग्राउंड सब्सटेंस पे एक्ट करेगा, इसको काम असाइन कर दिया। जैसे नहीं होता है कि पूरे आर्मी पहुंची है, एक जैसे एक ग्रुप वो पहुंचा, पहले धीरे धीरे सब साथ में चलेंगे, उसके बाद जब एग्जैक्टली फाइट वाला टाइम आ जाता है तो दो इधर दो उधर, पीछे मुझे कवर दो, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल रिलीज हो गया, अब केमिकल के अलग अलग टारगेट साइट है, ध्यान से सुनो। एक्ट ऑन द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ फॉलिकल सेल्स, कौन सा, हाइलुरोनिक डाइडेज एंजाइम्स जो है वहां पे हाइलुरोनिक एसिड पे एक्ट करेगा, वो क्या हो गया आपका, वो ग्राउंड सब्सटेंस पे। ओके,
कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, दिस इज अगेन ग्रुप ऑफ एंजाइम जो कोरोना को पेनिट्रेट करने में रोल प्ले। इट डिसॉल्व्स कोरोना रेडिएटर। इसी पे हुआ था कि कोरोना के बारे में तो बायो की बुक में लिखा है, ठीक है। ये कोरोना बहुत अलग। जोनालाइसिन, एक्ट्रोसिन, जो जोना पेलिसिडा पे, दिस इज अगेन ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है जो जोना पेलिसिडा पे टारगेट करेंगे। मतलब एक आपकी पूरी यूनिट आई, एक आर्मी की पूरी यूनिट आई, लेकिन एट द टाइम ऑफ फाइट जो टारगेट साइट था वहां पे उन्होंने अपने अपने टास्क डिवाइड कर। क्लियर है बेटा? तो जोनालाइसिन एक्ट ऑन जोना पेलिसिडा, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम एक्ट ऑन कोरोना रेडिएटा, एंड हाइलुरोनिडेज एक्ट ऑन द फॉलिकुलर सेल्स। तो आपका कोरोना रेडिएटा और जोना पेलिसिडा के बीच में जहां पे रिलीज हो रहा है वहां पे जो फॉलिकुलर सेल्स होंगे उन पे एक्ट करें। नोट करना है आपको कि ऑप्टिमम पीएच इज, बेटा मत करो बात, ऑप्टिमम पीएच इज नीडेड। ऑप्टिमम मतलब उसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस करने के लिए एक जो पीएच चाहिए। अगेन ये सब एंजाइम है, फिर से बायोमोलिक्यूल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एंजाइम्स आर पीएच डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, इनहिबिटर कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, सारी प्रॉपर्टी आपको पता है। तो यहाँ पे उसी में से एक प्रॉपर्टी की, दो तीन प्रॉपर्टी के बारे में लिखा हुआ है कि पीएच पे डिपेंडेंट है तो ऑप्टिमम पीएच चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। जस्ट सपोज किसी फीमेल का थायराइड थायराइड की प्रॉब्लम है उसको, तो उस फीमेल का लेवल अगर हाइपरथायरॉइड है तो उसका, मैंने वहां पे तुम्हें सिम्टम्स में पढ़ाया है कि उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है एक थोड़ा सा राइज रहे। ओके, तो उस केस में उन फीमेल्स को कंसीव करने में प्रॉब्लम आता है क्योंकि यही प्रोसेस नहीं चलता। और इसके अलावा भी बहुत सारे वहां पे मेटाबॉलिकली प्रोसेस हैं जिसमें टेम्परेचर इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर द एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए फ्यूजन के लिए, ऑप्टिमम पीएच चाहिए, और कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन चाहिए। तो ये आयन भी याद रखना है, कैल्शियम आयन दोनों जगह इंपॉर्टेंट है, फॉर द कैपेसिटेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन भी इंपॉर्टेंट। ओके, कैल्शियम की कमी, जो फीमेल में कैल्शियम की कमी, कैल्शियम की कमी, आजकल क्या होता है कि करियर ओरिएंटेड और बहुत सारी चीजों को एक रहता है कि थोड़ा सा एज, जो मैरिज का एज एजुकेशन वाले सोसाइटी में देख रहे होगे 25+, 28+, इवन 30 एज की भी मेरी फ्रेंड्स हैं। कितना, मेरा 36 है, वो मुझसे 1 साल से 35 एज हो गई लेकिन शादी नहीं हुई। तो देयर इज डिफरेंट डिफरेंट टाइम की आप एक किसी वजह से आपकी शादी नहीं हो रही है, लेकिन उस वजह के साथ साथ पैरेलली आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी भी चेंज होती है। 30+ एज के बाद तो बहुत सारा हार्मोनल चेंजेस भी होता है, ये कैल्शियम वगैरह आयरन की कमी होने लगती है। कितने टाइम से आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑलरेडी चल रहा होता है, तो दिस इज लाइक कि ये एक सुटेबल केस नहीं होता। केसेस बहुत है कि हाँ भाई संजय दत्त ने इतने साल में शादी की फिर उसके जुड़वा बच्चे हो गए, तो हमें केस स्टडी वाली बात नहीं होती, केसेस के होते रहते। लेकिन जब हेल्दी की आप बात करते हैं, एक हेल्दी लाइफ, तो रिप्रोडक्टिव फेज में मैरिज वाली जो एज को बोला जाए तो वो 25 से 30 के बीच में हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सारे चेंजेस फिर उसके बाद वही काफी ज्यादा उनको फिर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। अबॉर्शन के बहुत सारे केसेस फिर रिपोर्टेड होते हैं। कंसीव, पहले कंसीव करने का वो ट्रीटमेंट कराएंगे, उसके बाद कंसीव करके वो बचा रहे बेबी 3 मंथ, इसके लिए पूरे ट्रीटमेंट चलते हैं, और इंसान डॉक्टर को ब्लेम करते हैं कि डॉक्टर प्रेगनेंसी सास को क्या बोलते हैं कि हमने तो बच्चे ही नहीं पैदा किए, किन्हीं के बच्चे हो रहे, ठीक है। तो हमारा सोशल सिस्टम बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है, हर कोई इसमें इन्वॉल्व, हर कोई इन्वॉल्व है। दिस इज नॉट रिलेटेड कि कोई पुराने जमाने का इंसान उसका अपना ड्यूरेशन, तब तो कोई डॉक्टर के यहाँ जाता ही नहीं था, बट उन्हें ये नहीं पता है कि तब फर्टिलिटी जो डेथ होती थी वो बहुत ज्यादा आई थी। कई सारी लेडीज लोगों की सिर्फ डिलीवरी के टाइम में डेथ हुई है, केसेस लिखे हुए हैं। कई सारे बच्चे, उनके 8-8, 9-9 बच्चे होते थे, पता चलता था 3 बच्चे हैं, मतलब बाकी सब डेथ हो गए। तो ये सब था उस टाइम, तो उसकी बात नहीं कर। तो व्हाट आई मीन टू से कि इन सब चीजों की फिजियोलॉजी बॉडी में चेंज होने लगती है, और वो आपको समझना है कि ये सभी चीजें इन्वॉल्व हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ हेल्दी जाइगोट। तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको सिर्फ ये याद रखना है, ऑप्टिमम पीएच, कैल्शियम को प्रायोरिटी देना है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, एंड अगर मैग्नीशियम भी ऑप्शन में है तो मैग्नीशियम भी याद रखना।
Binding of sperm to the secondary oocyte induces depolarization of the oocyte membrane. अब तुम लोग फंसे. What is the depolarization? Depolarization of membrane क्या है? पहले polarization of membrane क्या है? ऑनलाइन वाले बच्चे तुम लोग भी रिप्लाई करो. व्हाट इज द पोलराइजेशन? ये रेड से लिखा हुआ है, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोसेस. सारी फिजियोलॉजी बहुत बार रिपीट भी हो गई, खत्म भी हो गई. व्हाट इज द पोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन? फास्ट बताओ, थोड़ा टाइम का ध्यान रखना. 11:30 ज्यादा. मेम्ब्रेन पे चार्ज प्रेजेंट हो. पोलराइजेशन क्या होता है? यहाँ से लेके वहां तक केमिस्ट्री में पोलर पढ़ा होगा, फिजिक्स में पोलर एंड पे कैलकुलेशन किया होगा. पोलराइजेशन मतलब दो पोल होंगे. दो पोल है मतलब पॉजिटिव निगेटिव है. बताना ये था कि किधर है पॉजिटिव किधर है निगेटिव. वहां तक तो पहुंचने ही नहीं दोगे. बाहर के साइड में निगेटिव है. रिस्पॉन्सिबल कौन है पॉजिटिव के लिए, रिस्पॉन्सिबल कौन है निगेटिव के लिए? पूरा न्यूरल सिस्टम इसी पे था कि नहीं था? हाँ, सिर्फ इतना याद रखो कि Na+ था रिस्पॉन्सिबल, वो एंटर किया था तो पॉजिटिव चार्ज बाहर रहेगा ना. रहेगा कि नहीं रहेगा? और अंदर कैल्शियम आयन, सॉरी पोटेशियम आयन सबसे रिच अमाउंट में. डायरेक्ट क्वेश्चन है कि सबसे हाईली आयंस कौन सा प्रेजेंट है इनसाइड द सेल, दैट इज द पोटेशियम आयन. लेकिन फिर भी निगेटिव होता है. क्यों? क्योंकि वहां पे निगेटिव अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट है. इसके रिजल्ट कोलाइडल सॉल्यूशन है अंदर की. कोलाइडल सॉल्यूशन की वजह से अंदर निगेटिव चार्ज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे और बाहर पॉजिटिव चार्ज है. तो सिंपल. तो भी सब सो घर में ना सिर्फ लेक्चर ऑन करके सो जाएगा. तो दिस इज द पोलराइज स्टेज. केमो ऑस्मोटिक थ्योरी में पढ़ाया था, न्यूरल सिस्टम में पढ़ाया था, हार्ट में पढ़ाया था. तो यहाँ पे क्या होगा? ये चार्जेस में चेंज होगा. तब जब ये इंटरेक्ट करेगा तो निगेटिव बाहर की तरफ, पॉजिटिव अंदर की तरफ. दिस इज द कंडीशन ऑफ डीपोलराइजेशन. ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हुआ? मेम्ब्रेन में पोलराइजेशन में चेंजेस आए. वाई? क्योंकि बाइंडिंग ऑफ स्पर्म इट रिजल्ट और ये कॉर्टिकल रिएक्शन को इंड्यूस करेगा. वहां पे ऑलरेडी केमिकल प्रेजेंट है, उसको एक्टिव होना है. तो एक्टिव होने के लिए कोई सिग्नल आना चाहिए. वो सिग्नल इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जनरेट होगा. सिग्नल क्या हुआ? जैसे आपने देखा था ना कि आप लाइट सेंस कर रहे हो तो लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक इम्पल्स. जब आई पढ़ा आपने, क्लियर? आप सुन रहे हो तो साउंड वेव्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो भी पढ़ा आपने. तो हर जगह तो आप मेम्ब्रेन पे वर्क. कैसे कहते हो तुम लोग की ह्यूमन फिजियोलॉजी तैयार है? सबने कह दिया था डंके की चोट पे ह्यूमन फिजियोलॉजी तैयार, रिवाइज हो चुकी. तो डिपोलराइजेशन ऑफ द oocyte प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिस प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी. पॉलीस्पर्मी मतलब और सारे स्पर्म न फ्यूज हो. इसके लिए जो चेंज होना है वो कैसे हो गया? जब पोलराइज रहेगी मेम्ब्रेन दैट अलाउज द स्पर्म एंट्री. बट जब डिपोलराइजेशन हो गया वहां पे प्रिवेंशन हो. पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे चार्ज चेंज. ओके, नाउ कॉर्टिकल रिएक्शन. ओके, अब इसको कॉर्टिकल रिएक्शन क्यों कहा गया? अंदर है देखो oocyte, अंदर है डिवीजन चल रहा है, वो मेटाफेज स्टेज में है, उसको भी छोड़ो. तो oocyte अंदर है. तो उसके पेरीफेरी पे जो टिश्यू हो गया, जो आपका भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, उसको अपन कॉर्टेक्स कहते हैं. पेरीफेरी कॉर्टेक्स, सेंटर मेडुला. ठीक है, तो कॉर्टेक्स साइड में पेरीफेरी पे रिएक्शन चल रहा है तो अपन कहते हैं उसको कॉर्टिकल रिएक्शन. क्लियर है? कोई जो ना पेलिसिडस स्पर्म एंटर किया है, एंटर करने पे वहां पे पोलराइजेशन पे डिपोलराइजेशन हो गया है. डीपोलराइजेशन पर प्लस कॉर्टिकल रिएक्शन जो सीमेंट बन, तो सिर्फ पोलराइजेशन चेंज हुआ है लेकिन लेयर को भी तो ब्लॉक करना है ना. लेयर तो हार्ड बना.
उस हार्डनिंग ऑफ जोना पेलिसिडा के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कॉर्टिकल रिएक्शन। क्यों कॉर्टिकल? क्योंकि ये ऊ साइड के पेरीफेरी पे हो रहा है, सेंटर में कहीं साइटोप्लाज्म में नहीं हो रहा है, ये यहीं पे हो रहा है लेयर के पास, कॉर्टेक्स हो। ठीक है, तो cortical reaction just after the fusion of sperm membrane and oocyte plasma membrane, the secondary oocyte shows cortical reaction. The cortical granules, इसमें इन्वॉल्व क्या होंगे? कुछ केमिकल्स हैं जिनको कलेक्टिवली क्या कह दिया गया? cortical granules. Here are present the beneath the plasma membrane of oocyte. These granules fuse with the plasma membrane of oocyte and release their content, including cortical enzymes, between plasma membrane and zona pellucida. ओके, दो लेयर थी, दोनों लेयर के बीच में कुछ इसमें सिक्रीशन, अब ये पहले ही एक्टिव होते तो एक भी स्पर्म नहीं फ्यूज हुआ था, तो इसका इंडक्शन हुआ बाय द डिपोलराइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जोना पेलिसिडा के पास मेम्ब्रेन है, उसके इंडक्शन से, उसके डिपोलराइजेशन से इसमें इंडक्शन हुआ, इसको सिग्नल गया कि वहां पे कोई है जो एंटर कर गया, जो रिक्वायर्ड था हमारे स्ट्रक्चर में। अब इसने चेंज कर, अब इसने चेंज किया, तो जो एंजाइम्स रिलीज हो रहे वो कहाँ गए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलिसिडा के बीच, ताकि अब कोई स्पर्म एंट्री न। ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज डिपोलराइजेशन, इसलिए वहां पे लिखा था इट प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी, ये भी प्रिवेंट कर रहा है। लेकिन फाइनली एक रिजिड वॉल बनाने में, एक होता है ना कि आपको, आप किसी से लड़ रहे हो, भाई इतना एरिया हमारा है, यहाँ मत आना, इसके आगे आना नहीं, तो काम तोड़ देंगे। ठीक है, एक तो वो हो गया, टॉप हो गया, तो भी कोई समझदार इंसान होगा तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो बढ़ रहा है। आपने क्या किया? लगा दिया ईंटें, दीवार की ईंटें और सीमेंट की रेत की वॉल बना। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आया बेटा? क्लियर है? This make zona pellucida hard to prevent the entry of another sperm. तो फाइनली अभी स्पर्म एंट्री तो बंद, अब स्पर्म जो एंटर कर गया उसका फ्यूचर क्या? तो आधे रिएक्शन, आधे क्वेश्चन तो यहीं पे बैठे हैं, स्पर्म के एंट्री के टाइम फिर किस तरीके के चेंजेस, थोड़ा फॉलिकुलर सेल से इंटरेक्ट किया, उसको डाइजेस्ट किया, देन कॉर्टिकल जोना पेलिसिडा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिपोलराइज किया, फिर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स एक्टिवेट हो गए। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल कहाँ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नियर बाय है, मतलब उस सेकेंडरी साइड के पेरीफेरी पे, दैट्स व्हाई हम कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं। ओके, फिर कॉर्टिकल रिएक्शन के रिजल्टेंट कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ने जो सिक्रेशन किया वो जोना पेलिसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में आ गया, एक फाइन लेयर बना दिया और उसने पूरा जोना पेलिसिडा को फिर रिजिड कर दिया। अब कोई पॉलिस, अब कोई स्पर्म एंटर नहीं करे। क्लियर है? ठीक है, नाउ जो स्पर्म एंटर कर गया उसका क्या? At the time of contact with sperm, the secondary oocyte form a projection. Projection बोले तो देखो, स्पर्म का स्ट्रक्चर खुद ही प्रोजेक्टेड है, इस तरीके से हेड है तो इसके पास प्रोजेक्शन है, लेकिन ये अगर स्फेरिकल है तो इसको एंट्री के टाइम, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुम्हें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी इन नेचर, ठीक है, तो वो चार्ज चार्ज इंटरेक्शन करके और सर्टेन काइंड ऑफ रिएक्शन से इसमें क्या बनेगा? एक टिप बनेगा, साइड दे रहा है कि इस पोर्शन से आप फ्यूजन करो, क्योंकि इसको हेड वेड से मतलब नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे सेंट्रियोल और न्यूक्लियस चाहिए, तो ये सारा पोर्शन बाहर ही रह जाए। ओके, तो रिसीव करने के लिए जैसे एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा बाहर की तरफ निकला हुआ, दैट इज प्रोजेक्शन। एट द टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट विद द स्पर्म, द सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ प्रोजेक्शन नोन एज कोन ऑफ रिसेप्शन, रिसीव कर, और फर्टिलाइजेशन कोन विच रिसीव्स द स्पर्म। अब ये तुम्हारा उस प्रोसेस के साथ पहले ही है ना, जोना पेलिसिडा जो रिएक्शन हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन हुए, उसके पहले की स्टेप आता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएगा तो अपने आप जोना पेलिसिडा आगे चली जाएगी, जोना पेलिसिडा आगे गई तो यहाँ के फॉलिकुलर सेल्स भी आगे जाएंगे। ओके, तो ये वो साइट होगा जिसपे स्पर्म कोरोना रेडिएटा के बीच बीच में से निकल के उसको टारगेट साइट, जैसे कोई रेस चल रहा है तो एक फिनिशिंग लाइन रहती है, वहां पे रेड कलर का रिबन लगा है, उसको टच कर दिया तो वही जीत। तो उस तरीके से ये कैसा है? एक पॉइंट, इस पॉइंट पे ही फ्यूजन होना, तो इसको बोलते हैं कोन ऑफ रिसेप्शन और फर्टिलाइजेशन कोन विच रिसीव्स द स्पर्म। द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, अब सेंट्रियोल भी आना है, पता ही है कौन सा? डिस्टल सेंट्रियोल तो ऑलरेडी
फ्लैजिला बनाने में रोल प्ले कर रहा था। बाकी क्या था, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। सेंट्रियोल पेयर में होते हैं, एक तो चला गया उधर, मतलब ये अभी अकेला रह गया। तो अकेला तो पोल बनाएगा नहीं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल पहले एंटर करेगा, देन अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, उसके बाद मियोसिस कंप्लीट कराने में आगे बढ़ेगा। ऑफ द स्पर्म डिवाइड्स, तो पहले वो खुद क्योंकि नंबर में एक था इसलिए डिवाइड किया, नंबर में हो गया 2, and forms two centrioles to generate the mitotic spindle apparatus। और अब मेटाफेज जो अरिस था वो अर्ली मेटाफेज से लेट मेटाफेज की तरफ आएगा और उसमें स्पिंडल एपरेटस बनने के साथ ही अब क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज हो। ओके बेटा, क्लियर है? सेंट्रियोल एक यहाँ है, क्लियर है? क्लियर तो सब हो जाता है, उसके बाद चला कहाँ जाता है? नाउ कैरियोगैमी, amphibixis, sperm entry stimulates the secondary oocyte to complete the suspended second meiosis division जो कि मेटाफेज 2 में सस्पेंड था। This produce a haploid mature ovum and a second polar body। तब मेटाफेज 2 से, बेटा बात मत करो, तुम लोग आज भी वैसे ही हो क्या यार? इतना टाइम घर में रह लिया, कोई टेंशन ही नहीं हो रही है पढ़ाई। पहले भी क्लास में गुनगुन गुनगुन बात करना रहता था, अभी भी वही गुनगुनाहट चल रही है। हमसे ज्यादा हम बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं और आगे हमसे चल रहे हैं, बताओ। और तुम लोग को डिस्टर्ब नहीं होता है? यही काम रह गया मेरा। दिस प्रोड्यूसेस अ हैप्लॉइड मैच्योर ओवम, एक मैच्योर ओवम बना फाइनली इतने जद्दोजहद के बाद। और दूसरा क्या है, सेकेंडरी पोलर बॉडी। सेकेंडरी पोलर बॉडी वही अंदर ही अंदर डिजेनरेट हो जाए। सिंपल सी बात है, देखो बेटा, कैरियोकाइनेसिस हो गया, मतलब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस आ गए। समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो गए और एक तो ये अपना मेल गैमेट वाला न्यूक्लियस अभी वेट कर रहा है कि न्यूक्लियस बन जाए तब तो वो फ्यूज करेगा। ठीक है, तो ये बन रहा है इसके किनारे। अब साइटोकाइनेसिस स्टार्ट। साइटोकाइनेसिस कैसे होगी, ये वाला पोर्शन ऐसे, जस्ट सपोज इतना पोर्शन इधर चला गया, क्योंकि अनइक्वल होगा। अगर इक्वल हो जाएगा तो दो सेल बन जाएगा, अनइक्वल होगा तभी एक छोटी बॉडी बनेगी जिसको आप पोलर बॉडी बोल रहे थे, और यही मियोसिस 1 में हुआ था। तो जब एक ऐसे बाउंड्री बनी, ऐसे साइटोकाइनेसिस हो रहा है, तो मेल गैमेट वाला न्यूक्लियस और ये वाला न्यूक्लियस आ गए एकजुट। और इसके पास है, ये मतलब ये थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, इसके पास है साइटोप्लाज्म हाई, दिख रहा है हमें? सेल का साइज ज्यादा है तो ये लार्जर हो गया। तो लार्जर क्या बना दिया आपका, ओवम। अभी फ्यूजन नहीं हुआ है, ओवम के अंदर ही मेल न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और ओवम के अंदर फीमेल न्यूक्लियस भी है। ओके, क्लियर है? ये गया आपका। अब ये एक सेल बन गया, तो रिजल्टेंट आपको क्या मिला, एक छोटी सेल मिल रही है और एक बड़ी सेल मिली जो अभी n+n कंडीशन में। दिस इज n+n कंडीशन। यहाँ किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? तुम लोग को क्लियर है? दिस प्रोड्यूस अ हैप्लॉइड मैच्योर ओवम एंड अ सेकेंड पोलर बॉडी। और हैप्लॉइड तो रहेगा ही क्योंकि प्रोसेस 1 में ही हैप्लॉइड ही हो चुका। वहीं पे प्राइमरी पोलर बॉडी और प्राइमरी oocyte जो सेकेंडरी oocyte बना था वो आपका हो चुका था, हैप्लॉइड तो था ही। यहाँ कोई रिडक्शनल डिवीजन नहीं हुआ है। सेकेंड मियोसिस इज लाइकोमाइटोटिक इक्वेशनल डिवीजन। ओके, तो मेटाफेज 2 हो गया, एनाफेज 2 हो गया, टेलोफेज 2 हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गई। साइटोकाइनेसिस के रिजल्टेंट हमें क्या मिला, एक मैच्योर ओवम और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी। सेकेंडरी पोलर बॉडी डीजनरेट, मैच्योर ओवम वाले पोर्शन में ही अंदर स्टिल मेल गैमेट का न्यूक्लियस प्रेजेंट है और वही फ्यूज करेगा। द हेड ऑफ स्पर्म विच कंटेन्स द न्यूक्लियस सेपरेट फ्रॉम द मिडिल पीस एंड टेल, अलग हो जाएगा। मैंने बोला इनका कोई काम नहीं है, ये सब वहीं से बाय बाय। अंदर क्या आएगा, न्यूक्लियस। इट बिकम्स द मेल प्रो न्यूक्लियस। सब रिलीज हो गया तो क्या बना, मेल का प्रो न्यूक्लियस। अभी फ्यूजन बाकी है इसलिए दे दिया उसको टर्म कि मेल प्रो। द सेकेंड पोलर बॉडी एंड स्पर्म टेल गेट डिजनरेटेड, ये सब डिजनरेट हो जाएगा। एंड द न्यूक्लियस ऑफ ओवम इज नोन एज फीमेल प्रोन्यूक्लियस। और ये सब अभी उसी सेकेंडरी साइट के स्ट्रक्चर के अंदर। Male and female pronuclei move towards each other and karyogamy takes place. That is the synapse. This is karyokinesis चल रहा था, कोई अब नहीं भूल जाएगा कि यहाँ पे तो मैडम अभी बोल रही थी कि ऑलरेडी कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस
वो डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम चल रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम चल रहा था, उसके बाद साइटोकाइनेसिस हुआ, उसके बाद जो ओवम बना है वो फ्यूज कर रहा है, तो दैट इज कैरियोगैमी, सिनगैमी, कैरियोगैमी, ऑफ न्यूक्लियस। सेल के तो अंदर दो न्यूक्लियस है, ये सेल सेल फ्यूज नहीं कर रहा है, एक होता है मेल गैमेट फीमेल गैमेट, दैट इज द फ्यूजन ऑफ सेल। ये ऑलरेडी सेल के अंदर थे, अब न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, तो n प्लस n केस में कैरियोगैमी होता है। ओके बच्चों, क्लियर है? फर्टिलाइज्ड ओवम नाउ नोन एज जाइगोट, अब इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, जाइगोट बोल। ओके तो देखो यहाँ पे इस तरीके से इमेज में दिख रहा है आपको, स्पर्म डिफरेंट डिफरेंट जगह से एंटर कर रहा है, किसको मिला चांस, जो एकदम बीच से अपने हेड को बचाते हुए यहाँ तक पहुंचा, तो उसको जोना पेलिसिडा की लेयर मिली, एंड देन ओवम के बाहर तक पूरा एक एटमॉस्फेयर मिलेगा, कॉर्टिकल रिएक्शंस होंगे, ट्रांसफर होगा। इन केस आपका हेड और ये ट्रैवल भी कर जाता है तो वो भी यहाँ पे डिजनरेट कर जाएगा, अदरवाइज वो एंटर नहीं करता है मैक्सिमम केसेस में। और यहाँ पे न्यूक्लियस आएगा और सेंट्रियोल आएगा, सेंट्रियोल अपने को डिवाइड किया टू में, टू सेंट्रियोल, ओवम जो अरेस्टेड था उसको फॉर्मेशन में रोल प्ले करेगा, पोल पे चला जाएगा, ये अपना बैठ के इन सारे इवेंट के कंप्लीट होने का वेट कर, क्लियर, क्योंकि उसको फ्यूज तो न्यूक्लियस के साथ करना है, अभी न्यूक्लियस है ही नहीं, फिर ये डिवाइड हुआ तो न्यूक्लियस बना, अब ये सेकेंडरी पोलर बॉडी डीजनरेट एंड इसका इसका फ्यूजन हो जाएगा, दैट इज कैरियोगैमी, फॉर्मेशन ऑफ 2n जाइगोट, कहानी खत्म। ओके, एक टर्म और लिख लो तुम लोग, प्री विटेलाइन स्पेस, ये पूछा जाता है, दिस इज जस्ट द स्पेस वेयर कॉर्टिकल रिएक्शन सारा इंटरेक्शन, एक टर्म पूछ लिया जाता है प्री विटेलाइन स्पेस। तो वही स्पेस है जहाँ पे हार्डनिंग ऑफ सेल्स आए, तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज कर, कोई स्पेस, कोई स्पेस रहेगा तभी एक नई लेयर आएगी, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिक्रेट करे और पिछली वाली लेयर को आगे पुश कर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऑलरेडी स्पेस है उसमें आके वो जेली लाइक मटेरियल अपना डिपॉजिट होगा और उसके बाद वो हार्ड होगा, कि जब तक मूव कर रहा है वो हार्ड नहीं रहेगा, मूव है तो जेली लाइक, उसके बाद वो हार्ड नहीं। अब लिख लेना, ये ले लेना तुम लोग स्क्रीनशॉट, इसको हम शेयर कर देंगे। मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द सेकेंडरी oocyte, पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा बाय द हाइलुरोनोडाइडेज रिएक्शन, जो एंजाइम में देखा था स्पर्म लाइसिन, फर्स्ट वाला था वो कोरोना रेडिएटा फॉलिकुलर सेल्स को डाइजेस्ट कर, या कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम, वो भी क्या कर रहे हैं इसी लेयर, ये पहली लेयर आ रही है, लेकिन ये रिसेप्टर्स नहीं क्रिएट, तो रिसेप्टर वाला क्वेश्चन अलग था, adherence of sperm to the JP3 receptor, यही पूछा था। ओके, on zona pellucida, the glycoprotein layer surrounding the oocyte, sperm bind to a sperm receptor on the zona pellucida, ये क्वेश्चन, and this leads to the initiation of acrosomal reaction, various enzymes are released, acrosin, वो ग्रुप क्या थे, acrosin वाला पूरा आपका लाइसिन वाला पोर्शन है, जोना पेलिसिडा को डिवाइस करेगा, Acrosin facilitate the penetration of sperm through the zona pellucida, fusion of sperm and membrane of secondary oocyte, जो आपने प्रोजेक्शन बनाने वाला स्टेप देखा वो यहाँ पे हो रहा है, phagocytosis of sperm by the secondary oocyte, इनगल्फ हो रहा है एक तरीके से, ठीक है, सेकेंडरी oocyte अपने अंदर प्रोजेक्शन बना के ले लिया स्पर्म के पार्ट, तो दैट इज phagocytosis, बस वो पूरा डिजेनरेट नहीं, अंदर ले लिया, अंदर होना फैगोसाइटोसिस होता है, डाइजेशन लाइसोसोम करता था, तो याद भी आ रहा है, ठीक है, सेकेंडरी लाइसोसोम, फिर फैगोसाइटिक वेसाइकल से वो फ्यूज करता था, डाइजेशन होता था, फिर रेसिडुअल लाइसोसोम बनता था, सेल चैप्टर में पढ़ा हुआ। कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2 होगा, सेकेंडरी oocyte ड्यूरिंग फैगोसाइटोसिस टू फॉर्म ओवम एंड साइमल्टेनियसली इट रिलीजेस सेकेंडरी पोलर बॉडी, structural changes in zona pellucida through cortical reaction and discharge of cortical granules in previtelline space, देखो आ गया वो लाइन, clear, forms fertilization membrane which prevent polyspermy,
In the event of fertilization, complete sperm enters inside the ovum by phagocytosis. ये है थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट, बट अब तुम लोग यही लिखो. It is followed by the plasmogamy, karyogamy and amphimixis. ठीक है, पहले फ्यूजन हुआ क्योंकि प्लाज्मा भी आएगा. देखो वो अगर टिप पे छोड़ता भी है तो भी बेटा इसका लिक्विड तो अंदर जाएगा ना, समझने वाली बात. तो दैट इज प्लाज्मोगेमी. ठीक, अगर स्पर्म का हेड और टेल नेक सब बाहर रहेगा तो भी वो प्लाज्मोगेमी तो करेगा ही क्योंकि लिक्विड तो अंदर चला गया. साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ, दैट इज प्लाज्मोगेमी. फिर कैरियोगेमी होगा, न्यूक्लियस का फ्यूजन, और सिंगेमी हो ही रहा है इसलिए एम्फीमिक्सिस. दैट इज द कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन. फेट ऑफ स्पर्म इन एग्स. क्या, चलो ये वही सारे प्रोसेस ही हैं. In majority of animals, only head and middle piece enter inside the egg and test is left outside. In mammals, whole sperm enters in the egg. ठीक है, चलो तुम स्टार लगा लेना इस पॉइंट. All the structure of sperm dissolve in egg cytoplasm except sperm nucleus proximal centriole, जो हमारे काम की चीज. The centriole of egg itself degenerates at the time of second maturation division. वहां पे degenerate हो गया था कब? जब प्राइमरी पोलर बॉडी बनी. सेंट्रियोल किसके साथ चला गया था? प्राइमरी पोलर बॉडी के साथ, और वहीं डिजेनरेट हो गया था, इसलिए ये अरेस्ट है. सो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म स्टार्ट्स डिवीजन. इट डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेंट्रियोल. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखो. सेंट्रियोल का ट्रांसफर हुआ, देन सेंट्रियोल डिवीजन हुआ. नॉर्मल सेल साइकिल में आप एस फेज में पढ़ते. सिंथेसिस फेज में डीएनए डुप्लीकेट होता है, सिंथेसिस फेज में सेंट्रियोल डुप्लीकेट, which migrate towards the opposite pole and start forming spindles. The nucleus of sperm absorb water from egg cytoplasm and becomes enlarged. थोड़ा तो अब उसकी इतनी एनर्जी खत्म हुई है, उसको भी फूड चाहिए, वो सब अब साइटोप्लाज्म उसको मिल गया. और डीएनए हमेशा जानता है कि उसको जो चाहिए वो साइटोप्लाज्मिक रिएक्शन से ही मिलेगा. Now it is called male pronucleus. Male pronucleus and female pronucleus migrate through definite routes and comes close to each other. These routes are called fertilization path, जो कि secondary oocyte के अंदर चल. इससे आपको अभी कंफ्यूज नहीं होना है. सिग्निफिकेंस, ये तो तुम्हें वैसे ही पता होना चाहिए. जो हैप्लॉइड स्टेज आया था उसको दोबारा उसकी जो पूरी बॉडी बनेगी दैट इज डिप्लॉइड. डिप्लॉइड बॉडी. उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? रीस्टोर ऑफ द प्लॉइडी. जो हैप्लॉइड बना दोनों साइड से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनाने में सेल हो गई थी हैप्लॉइड, तो सबसे मेन सिग्निफिकेंट फर्टिलाइजेशन का वही है, रीस्टोर. जो कंटिन्यूएशन ऑफ द आप कहते हो ना प्लॉइडी चल रही, अगर प्लॉइडी नहीं आ जाएगी तो स्पीशीज दूसरी हो जाएगी. तो कंटिन्यूएशन के लिए हमें क्या करना है? पहले तो मियोसिस करा के हाफ करा रहे हैं, फिर फर्टिलाइजेशन करा के उसको रीस्टोर कर ले. तभी तो सारे ह्यूमन डिप्लॉइड इन नेचर है. ठीक है, लेकिन सबका फॉर्मेशन हैप्लॉइड गैमेट से हुआ है. वही चीज. Secondary oocyte completes its second maturation division on coming in contact with sperm. Amphimixis process leads to the formation of a diploid zygote to restore normal diploid number. Normal diploid number. अब एम्ब्रियो जाइगोट माइटोसिस करे, और इसी माइटोसिस एक सिंगल सेल से तुमने देखा था पूरा बनियान ट्री भी बन जा रहा था. पूरे एंजियोस्पर्म की कोई भी ट्री ले आओ तो वैसे ही फॉर्म हुआ. सेम कहानी अपनी है. कोई भी एनिमल होगा सेम कहानी को फॉलो कर रहा है. जाइगोट सिंगल सेल है, अब ये माइटोसिस करे, ऑर्गेनोजेनेसिस करे, एम्ब्रियोजेनेसिस करे, और ये डिवीजन करके कंप्लीट ऑर्गेनिस को बना लेगा. इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो कल देखेंगे डिवीजन, क्लीवेज, डेवलपमेंट. कल में भी लास्ट लेक्चर ही रहेगा, कंप्लीट हो जाएगा. चलो कंप्लीट करना, कोई क्वेरी होगा पूछना, और रिवीजन करते रहा करो. रिवीजन तुम लोगों का बहुत डाउन चल. चलो बाय बेटा.